चीन तीन तरफ से मुश्किल में था। एक तरफ था एक बागी नेता जिसका नाम था ली जिचेंग। जवानी में चरवाहा था, फिर डाकिया बना, और जब सरकार ने पैसों की तंगी में डाक विभाग को बंद किया तो बेरोजगार हो गया, तो बागी हो गया। 1630 के दशक से वो उत्तरी चीन में लूटमार कर रहा था और उसका नारा सीधा था कि भारी टैक्स और जुल्म से आजादी। जहां से गुजरता भूखे और टूटे हुए लोग उसके साथ हो जाते, तो ऐसे उसकी फौज बहुत बड़ी हुई। 1644 की शुरुआत तक उसके पास 10 लाख से ज्यादा की फौज थी और उसने खुद को एक नए राजवंश का बादशाह घोषित किया। क्या किया फिर उसने? नया राजा क्या करता है? कैपिटल की तरफ जाता है, तो सीधे बीजिंग की तरफ गया। और दूसरी तरफ उत्तर में सदियों से इंतजार करते वो मांचू घुड़सवार भी थे, जो अब एक मजबूत फौज में ढल चुके थे और चीन को जीतने का मौका ताक रहे थे कि एक बार घुसेंगे, इनको सबक सिखाते। इनके बीच में, दो पार्टों के बीच में, मिंग सल्तनत जो पूरी तरह से खोखली हो चुकी थी, हमने आपको बताया। खजाना खाली था। जूलिया लवल अपनी किताब द ग्रेट वॉल में लिखती हैं कि उस साल एक सरकारी ऑडिट में पूरे शाही खजाने में सिर्फ 4200 तोले चांदी मिली, जबकि उसी वक्त सरकार पर फौज की तनख्वाह में करोड़ों तोले का कर्ज चढ़ा हुआ था। जो चाइनीज डॉक्यूमेंट्स थे, चाइना में पेपर बड़ी जल्दी आ गया था, तो उनके पास में बहुत आर्काइव बरामद होते हैं। तो कागजों पर 7 लाख सिपाही लिखे थे कि बीजिंग की सुरक्षा में है, लेकिन जमीन पर उनमें से 10 से 20% भी नहीं थे, और जो भी थे वो महीनों से भूखे थे, बिना तनख्वाह के काम कर रहे थे। अप्रैल 1644 में ली जिचेंग की फौज अंततः राजधानी पर टूट पड़ती है और एक के बाद एक दरवाजा बिना लड़े ही खुलता जाता है। कहीं पहरेदारों ने बगावत कर दी, कहीं उन्होंने चुपचाप दरवाजे खोल दिए। वो भव्य दीवार जो पहाड़ों पर लहराती थी, बेबस होकर देखती रही जब उसके अपने दरवाजे दुश्मन के लिए खुलते रहे। अब राजधानी का पतन होने से ठीक पहले मिंग का जो आखिरी बादशाह था, आधी रात को नशे में डूबा, राजमहल के पिछले दरवाजे से निकला और थोड़ी दूर एक छोटे से टीले पर चढ़ा और वहीं एक छोटे से पवेलियन में उसने अपनी जान दी।